हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट में हमें पता चलता है कि शू हॉय सॉन्ग बीमार था, उसे स्टमक एक था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। लेकिन अपनी बीमारी से भी ज़्यादा परेशानी उसे इस चीज़ की थी कि किस तरह से ये बात वो रॉन यू को बताए। इसीलिए उसने कॉल अभी तक जारी रखी थी और जैसे ही फ़ोन पर उससे बात हो रही थी उसने अपने लैपटॉप पर बैकग्राउंड में एम्बुलेंस का सायरन बजा दिया था ताकि वो पूछे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और फिर हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए भी आए। और फिर ऐसा ही होता है। हॉय सॉन्ग तो बस रॉन यू को देखने के लिए बहाने ढूंढ रहा होता था, लेकिन कभी भी एडमिट तो कर नहीं सकता था। इसी सब में उसने लियो को भी अपने साथ मिला लिया था। वो फ्रेंड्स ऐसे थे कि उन्हें जैसे बोलना ही नहीं पड़ता था, इशारों में ही बात समझ जाते थे। लियो उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे कब भला मैसेज किया था, तुम बीमार हो गए इसीलिए मैसेज किसी और को कर दिया होगा गलती से, मैं तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं लेकर आया। और रॉन यू देखती है कि ये मैसेज तो इसने मुझे किया था, इसका मतलब है कि ये लियो को करना चाहता था। वो तुरंत ही अंदर आती है और कहने लगती है, हॉय सॉन्ग आप बिल्कुल भी गुस्सा ना करें, लियो को आपने वाकई मैसेज नहीं किया, मुझे आपने मैसेज किया था, अपना रूम नंबर भी बताया था और पॉरेज लाने को बोला था। लियो तो अपने बीमार दोस्त की दोस्ती में इतना आगे बढ़ गया था कि उसे कहने लगता है कि तुम कितना डाउन डाउन फील कर रहे हो, तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, मैं तो बहुत बिजी हूँ। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि रॉन यू जैसी राइटर अगर तुम्हें कंपनी देगी तो तुम जरूर अच्छा फील करोगे। ये बहाना करके उसने रॉन यू को वहीं पर ही ठहरा दिया था। अब वो उसकी सेवा भी कर रही थी, उसे खाना भी खिलाती है और उससे बातें भी करती है। लेकिन यहाँ पर कोई था जो उनका कवर ब्लो करने वाला था और वो था हॉय सॉन्ग का एक कोलीग जो यहाँ पर कहने लगता है, आपने रात को 3 बजे मुझे ईमेल की थी कि आप सारी रात जाग रहे थे। और बस हॉय सॉन्ग ने तो झूठ बोला हुआ था कि मैं सो गया था इसलिए तो कॉल चलती रही थी। अब लियो तुरंत ही उसे पकड़ता है और बाहर ले जाता है, कहता है कि बिटवीन द लाइंस भी कुछ समझने की कोशिश किया करो। और वो कोलीग इतना डम था कि उसे ये समझते हुए बहुत देर लग रही थी कि जब भी मिस्टर शू इस रॉन यू के इर्द गिर्द होते हैं तो हम लोगों को यहाँ से भेजने की कोशिश ही करते रहते हैं। आज रॉन यू से वो एक बात पूछता है। हॉय सॉन्ग कहता है कि मेरे पास जो भी फाइल्स हैं सब में सिमिलैरिटी हमने तलाश कर ली है, लेकिन एक चैप्टर मिसिंग है, चैप्टर नंबर 23। और ये सुनते ही रॉन यू की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं। ये चैप्टर था जिसमें एक किसिंग सीन था और इस तरह की रोमांटिक वाइब्स जो उसने अपने सपनों में सोची हुई थी वो नहीं चाहती थी कि वो हॉय सॉन्ग के सामने डिस्कस करे। ऑफ कोर्स उसके सपनों में भी हॉय सॉन्ग ही तो आया हुआ था। वो बहुत एम्बैरेस होती है, बहुत बहाने लगाती है कि यहाँ सिग्नल ठीक नहीं, वो उसे वाईफाई का पासवर्ड दे देता है, पता नहीं फाइल कहाँ होगी, इधर उधर की छोड़ती हुई इन दी एंड वो उसे फाइल सेंड करती हुई वहां से भागने की कहती है। लेकिन वो उसे रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम ये चैप्टर मेरे लिए रीड कर दोगी। और बस इससे बड़ी और एम्बैरेसमेंट क्या हो सकती थी। फिर भी रॉन यू खुद को संभालती है और कहती है कि मैं एक अडल्ट हूँ, एम्बैरेस होने की क्या बात है, वैसे भी ये तो फीमेल लीड का सिर्फ एक सपना ही तो था। अब जैसे ही वो पढ़ने वाली थी हॉय सॉन्ग उसे रोक लेता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। शायद वो सिर्फ उसे टेस्ट कर रहा था। इतने में उसे मैसेज आता है, पता चलता है कि शी आई हुई है और मम्मी को भी साथ लेकर आई है। पर यहाँ पर हमें ये फीलिंग आती है कि जैसे मम्मी की हॉय सॉन्ग से बनती नहीं है। मम्मी को जैसे ही पता चलता है कि हॉय सॉन्ग यहाँ पर एडमिट है और शी झूठ बोलकर उन्हें लेकर आई है तो वो तुरंत ही वहां से वापस मुड़ जाती है। अब शी अकेली ही अपने भाई को देखने के लिए आई हुई थी। रॉन जो अपना टिफिन वहीं पर ही भूल गई थी तो वो भी मुड़ के वापस आती है और बस शी को तो जैसे मौका ही चाहिए था। वो तुरंत ही रॉन यू से बातें करने लगती है और उसे इतनी दोस्ती बढ़ा लेती है कि ये सारा कुछ देख देख कर हॉय सॉन्ग को तो डर ही लगे जा रहा था कि कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ही ना बोल दे। शी उससे 2 मिनट में ही इतनी बातें कर लेती है कि उसे ये भी बता देती है कि मेरा भाई हमेशा से सिंगल है और मुझे ये डर है कि कहीं ये सिंगल इस दुनिया से ना चला जाए। और बस रॉन यू की वो कंफ्यूजन खत्म हो गई थी जो उसे हमेशा से लगता था कि इसकी अब्रॉड में कोई लिविंग रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड है। अब वो किसी तरह से इंटरप्ट करता है, शी को इशारा करता है कि यहाँ से चली जाओ। लेकिन जैसे ही वो जा रही थी रॉन यू भी उसके साथ ही चिपक जाती है, कहती है कि अगर फ्रूट्स वॉश करने हैं तो मैं कर देती हूँ। अब शी एक बहाने से भैया के पास आती है, उसे कहने लगती है कि अगर आप इतने ही दम रहेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बन सकता, 28 के हो गए हैं और अभी भी मुझे आपको मशवरे देने पड़ रहे हैं। लेकिन 2 मिनट में मैंने आपका काम कैसे सीधा कर दिया, ये बता दिया है कि आप सिंगल हैं जो आप उसे बता ही नहीं पा रहे थे। और प्लीज आप नर्वस ना हो, कोई तो मूव ले, मुझे पता है कि आप डर रहे हैं, इतने साल हो गए कि आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था और आपको ये लगता है कि शायद वो अब आपके लिए फीलिंग्स ना रखती हो, लेकिन मैं आपके लिए रास्ते स्मूथ कर सकती हूँ। और ये कहती हुई सीधी चली जाती है रॉन यू के पास और उसके साथ बैठकर बहुत सारी बातें कर रही थी। उससे पूछती है कि आपको किस तरह के लड़के पसंद हैं और रॉन यू ने कह दिया था कि जो तुम्हारी तरह के स्वीट टॉकर हो और साथ साथ कूल भी हो।
अब ये सुनते ही शी को लगता है कि बस मेरे भाई का पत्ता साफ, वो कहाँ से स्वीट टॉकर हुआ। और बस उससे बातें करते करते वो उसे ये भी बता देती है कि हम लोग सू सिटी से हैं और मैं हाई स्कूल नंबर 1 से हूँ, वहीं पे जहाँ से मेरे भाई ने पढ़ा था। अब रॉन यू बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से हुआई सॉन्ग को ये पता चले कि ये दोनों एक ही स्कूल से हैं। उसे तो लगता था कि हुआई सॉन्ग को मैं याद ही नहीं हूँ। वेल इन दी एंड रॉन यू जब वहां से चली जाती है तो शी अपने भैया के पास आती है और उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। अब इसे एप्पल सर्व कर रहे हैं, लेकिन इस लड़की को ग्रीन, रेड, पिंक किसी भी एप्पल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिस तरह की वो बात करके चली गई थी, वो सॉन्ग तो सोचता ही रह जाता है कि कौन सी बात थी। लीगल टर्म्स तो मैं हमेशा समझ जाता हूँ, लेकिन ये प्यार की टर्म्स मुझे समझ नहीं आ रही। और बस वो हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन रात को यही सोचते सोचते अगले दिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अब वो यही फैसला करता है कि शी छोटी ही सही, मैं अपनी ईगो मार के उससे हेल्प जरूर लूंगा, आखिर कोई दिल का मामला है। अब वो उसे कॉल करता है, लेकिन ये सीन इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे वो दोनों आमने सामने बात कर रहे हो। शी उससे कहने लगती है कि आ गई तुम्हें बहन की याद, सबसे पहले तो मुझे पैसे ट्रांसफर करो, तभी मैं तुम्हारी कोचिंग करूंगी। पहले तो उसे बहुत सारे पैसे ले लेती है और फिर उसके बाद बताती है कि उसे ऐसे लड़के पसंद है जो स्वीट टॉकर हो और साथ में कूल भी। वो सुनते ही कहता है तो इम्पॉसिबल है, अब तक मैं उसे अपना कोल्ड स्टाइल वाला ऑरा दिखा रहा था, लेकिन ये दोनों क्वालिटीज एक शख्स में कैसे हो सकती हैं। और इसके साथ ही वो कहती है हो सकती है ना कि तुमने कभी मेरे फेवरेट आइडल को देखा है, वो जिस तरह से डांस करता है और जब पियानो बजाता है तो एकदम एलिगेंट लगता है। वो स्वीट भी है और साथ साथ कूल भी है और उसके बहुत सारे स्टेप्स भी उसे सिखाती है। वो जोश में सीखता चला जा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फेवरेट आइडल और कोई नहीं, उसका अपना ही रोमांटिक राइवल शी कैन है। जैसे ही वो शी कैन का नाम सुनता है, अपनी सिस्टर को वहां से भगा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पैसे ट्रांसफर किए थे वो भी वापस ले लेता है। इतने में उसे ऑनलाइन कुछ पढ़ते हुए एक बात रियलाइज होती है कि नॉवल में रॉन यू ने मेल लीड का जो नाम रखा था, उसका ये मीनिंग बनता था कि जैसे वो पास्ट को भूल जाना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। और बस इसी के अंदर से उसे एक हिंट मिल जाता है कि जैसे वो उससे मूव ऑन कर चुकी है। अब तो वो और भी डिप्रेस हो जाता है, जाकर ड्रिंक करने लगता है। लियो भी उसके साथ बैठा हुआ था, उससे पूछता है कि कुछ तो बोलो, मुंह खोलो, खाली ड्रिंक करने आए हो, अपने दिल का दर्द सुनाओ, मैं सुनने के लिए ही तो बैठा हूँ। और फिर फाइनली वो उसे अपनी और रॉन यू की सारी कहानी बता देता है, बताता है कि किस तरह से वो दोनों एक ही हाई स्कूल से हैं और रॉन यू से उसे उस वक्त प्यार हुआ था कि जब उसने ठीक से उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। वो दोनों एक ही कॉमिक बुक रीड किया करते थे। हुआई सॉन्ग की लाइफ उन दिनों बहुत टफ जा रही थी और वो इतनी मुश्किल थी कि वो चाहता भी तो रॉन यू के सामने अपने प्यार का इजहार कभी भी नहीं कर सकता था। और इसी डिफिकल्ट सिनेरियो के बीच उसने स्टिकी नोट पर एक कमेंट छोड़ा था बुक के अंदर, जिसके जवाब में रॉन यू ने भी कुछ लिखा था। और बस वही दिन था कि उसे उसकी थॉट्स और उससे प्यार हो चुका था। वेल इन दी एंड लियो उसे एक मशवरा देता है, कहता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, इंतजार करते रहोगे तो पहले भी बहुत साल बीत चुके हैं। ये जानो कि क्या तुम लोगों का एक दूसरे पर दूर दूर का क्रश था या फिर अभी भी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो सकते हो। उसने तो बोला था कि सोच समझ के कुछ करो, लेकिन वो बिना सोचे ही तुरंत वहां से निकल जाता है, टैक्सी पकड़ता है और लियो को मैसेज करता है, तुमने कहा था ना कुछ करो, मैं करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने घर नहीं बल्कि रॉन यू के घर। और लियो सोचता है कि बस इसने आज लगता है अपनी लव स्टोरी का दी एंड करके ही रहना है। अब फाइनली वो ड्रंक सा उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। वो तो जा रहा था उसके दरवाजे पर नॉक करने के लिए और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग रॉन यू के घर के बाहर सिक्योरिटी वाले आते हैं। वो कहते हैं कि कल आपके घर के बाहर कोई लड़का था जो कि ड्रंक होकर बहुत तमाशा कर रहा था, आप आइंदा से ख्याल रखना, लॉक्स वगैरह चेक करते रहना और हम सिक्योरिटी को भी अपग्रेड कर रहे हैं। इतने में उसे थोड़ा सा याद आता है, वाकई कल रात कोई गाने गा रहा था और शी कैन का नाम भी ले रहा था और उसे नींद में यही लग रहा था कि शी कैन का कोई क्रेजी फैन है। और लियो वो तो यहाँ तक पहुंच गया था कि उसने कॉप्स के थ्रू उसकी ये फुटेज भी निकलवा ली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स सिक्योरिटी वालों से यही तो छुड़वाने के लिए उसको गया था। और फिर उसके बाद लोगों को वो वीडियो दिखा दिखा कर कहने लगता है कि इस आदमी को देखो, ये ड्रंक मैन मिस्टर शू जैसा दिखता नहीं है क्या। और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था उन हरकतों की वजह से कि मिस्टर शू हो सकता है। और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। हुआई सॉन्ग जा तो रहा था रॉन यू के घर का दरवाजा बजाने के लिए, लेकिन इतने में उसे ख्याल आता है कि कभी भी युद्ध में बिना तैयारी के नहीं उतरते, मुझे एकदम शी कैन की तरह स्वीट और साथ में कूल भी दिखना है। और फिर बस वो शी कैन की एक वीडियो निकालता है और वहीं पर खड़ा डांसिंग प्रैक्टिस करने लगता है। वो सारे मूव्स कॉपी करता है जो कि उसकी सिस्टर ने उसे बताए थे कि बहुत जबरदस्त हैं।
और यहीं पर एक आंटी ने उसे देख लिया था और उसने रिपोर्ट कर दिया था। फाइनली अपनी पूरी तैयारी के बाद वो जैसे युद्ध में उतरने वाला था, सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और उसे पकड़कर खींच कर वहां से ले जाते हैं। वॉय सॉन्ग ये याद करके बहुत खुश हो रहा था कि थैंक्स गॉड वो लोग वहां आ गए, वरना पता नहीं मैं अपना भांडा ही फोड़ बैठता। अब इन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी रिपोर्ट तो बना ही ली थी, तो रोआंजू आज ग्रुप में मैसेज करती है कि आज क्यों ना हम तीनों इकट्ठे डिनर करें, मैं आप लोगों को ट्रीट देना चाहती हूँ। लेकिन लियू हवाई सॉन्ग का रास्ता साफ कर देता है, कहता है कि जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम और हवाई सॉन्ग ही, क्योंकि मैंने आज रात ब्लाइंड डेट पर जाना है। और बस रोआंजू अब डिनर के टाइम पर आमने सामने बैठी हुई थी हवाई सॉन्ग के और बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो तो इतनी नर्वस हो जाती थी उसके साथ अकेले में कि यहाँ पर सोच रही थी कि ऑर्डर क्या करें, इसका सिस्टम में खराब है, और वो भी उसके बारे में सोच रहा था कि इसे ये भी पसंद नहीं होगा, और अगर मैंने ये खाया तो मैं एकदम कूल नहीं लगूंगा। इन दी एंड घंटा सोचने के बाद वो लोग ऑर्डर भी करते हैं तो क्या, सिर्फ पॉरेज। और वहां पर खड़ी हुई वेट्रेस ये सोच रही थी कि लड़का दिखने में कितना हैंडसम लगता है, रिच भी लगता है, लेकिन लगता है कि इंतहा का कंजूस है। गर्लफ्रेंड को डेट पर लाकर कोई पॉरेज भी खिलाता है क्या। इतने में बैठे बिठाए रोआंजू को कोई वीडियो फॉरवर्ड करता है, और ये वीडियो सिक्योरिटी फुटेज के थ्रू उन्होंने हासिल कर ली थी जो उसके नेबर्स थे। और इस वीडियो में वो देखने लगती है कि वो लड़का डांस कर रहा है, उसका सिर्फ साइड प्रोफाइल कभी कभी दिख रहा था, और वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए पहचाना तो नहीं जा रहा था कि ये हवाई सॉन्ग है। लेकिन फिर भी वो उसे कह देती है कि देखें जरा, इसकी फिजिक तो बिल्कुल आपके जैसी है। ये सुनते ही वो उछल पड़ता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह की हरकत कर सकता हूँ। और वो उसे गौर से देखने के बाद कहती है इम्पॉसिबल, आप तो ड्रंक होकर भी एकदम रिजर्व रहते होंगे। अब बहाना तो मिल ही गया था शी कैन के बारे में बात करने का, तो वो उससे कहने लगता है कि लड़का शी कैन का फैन लगता है, तुम भी उसकी बड़ी फैन हो, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे काउच पर ही बैठा हुआ था, तुम्हारे घर तक पहुंच गया था, लगता है बहुत क्लोज हो। वो कहने लगती है हाँ क्लोज तो है, लेकिन इस तरह नहीं। जब वो फेमस हुआ था मैं उससे पहले ही उसे जानती हूँ, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, और वैसे भी उसका होम टाउन सू सिटी है और मेरा भी वही रहा था। वो कहने लगता है कि क्या तुम लोग एक ही हाई स्कूल से हो, लेकिन वो बोलती है नहीं, वो तो नंबर 2 स्कूल में गया था। इतने में ख्याल आता है कि नंबर 1 में मैं गई थी, ये बात बोली तो ये बोलेगा मैं भी वहीं से हूँ। ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती, उससे पहले ही उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है, और बस बात इधर उधर हो गई थी। लेकिन वो सोचने लगती है कि जब तक केस चल रहा है मैं ये बात कभी भी नहीं आने दूंगी। ऑफ कोर्स उसको कितनी एम्बैरेसमेंट होती कि जिस नॉवल पर वो केस लड़ रही है उसका लॉयर ही उस नॉवल का मेन लीड है। अब नेक्स्ट डे एक फेस्टिवल आने वाला था, और उसके लिए वो जाती है अपने मॉम डैड के घर पर। उसके मॉम डैड पहले टीचर हुआ करते थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके थे, और उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो अपनी बेटी को मैरिड देखें। लेकिन उसकी तो लाइफ में अब तक एक बॉयफ्रेंड भी नहीं आया था। बार बार उसे इनकरेज करने लगते कि तुम्हारा लियो के बारे में क्या ख्याल है, लेकिन वो कहती है इम्पॉसिबल, वो मेरी टाइप का नहीं। उसकी मम्मी आजकल अपने सू सिटी वाले पुराने घर को बहुत याद करती थी, कहने लगती हैं कि फेस्टिवल से पहले मैं वहां पर जाऊंगी, वहां की साफ सफाई करूंगी और कुछ पुराने कोलीग्स से भी मिलना चाहती हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ चलें। लेकिन ये सब तो एक बहाना था, उसकी मम्मी उसे फिट करना चाहती थी लियू के साथ ही उन्होंने लियू को भी मैसेज कर दिया था। उन्हें पता था कि लियू जो सू सिटी जा रहा है तो वो हमें लिफ्ट दे देगा, और इस तरह से मेरी बेटी और वो दोनों आपस में बातें करेंगे, थोड़ा क्लोज आएंगे। लियू यही मैसेज तुरंत ही हवाई सॉन्ग को दिखा देता है और कहता है मेरा फोन तुम्हारे हाथ में है, आंटी को जो चाहो रिप्लाई कर दो। और जैसे ही वो रिप्लाई देखता है तो वो तो एक यस का रिप्लाई था कि हाँ मैं कल आपको जरूर ले जाऊंगा। वो सोचने लगता है तुम कैसे फ्रेंड हो, मैंने तो कल एक ब्लाइंड डेट पर जाना है। अब हवाई सॉन्ग का ऑर्डर था, जाना तो उसे पड़ता ही है। लेकिन हवाई सॉन्ग खुद भी सू सिटी में पहुंचा हुआ था और उसके मन में कोई और ही प्लान चल रहा था। लियू यहाँ पर बताने लगता है रोआंजू क्या तुम्हें पता है कि हवाई सॉन्ग भी इधर ही आया हुआ है, और उसका घर भी शायद तुम्हारे घर के इर्द गिर्द उसी एरिया में ही है। उसकी मॉम जैसे ही हवाई सॉन्ग नाम सुनती है उसे कुछ याद आने लगता है। एक्चुअली वो भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी और चाइनीज लैंग्वेज की टीचर थी। इससे पहले कि वो हवाई सॉन्ग को याद कर पाती या कोई भी बात करती, रोआंजू बात को बदल देती है। अब पहले तो वो दोनों माँ बेटी अपने घर पर जाती हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने लंच के टाइम पर फैसला किया था कि हम लोग हाई स्कूल चलते हैं। वहाँ के कैफेटेरिया का खाना उसकी मॉम बहुत मिस कर रही थी और कुछ कोलीग्स को भी देखना चाहती थी। यहाँ पर कैफेटेरिया में जाते ही रोआंजू किसी मिस्टर चाय के बारे में पूछने लगती है। वो कहते हैं ये कौन है, हमने तो कभी इनका नाम भी नहीं सुना। लेकिन रोआंजू को लगता था कि यही वो मिस्टर हैं जो कि मेन्यू को अपडेट भी करते थे। अब वो बैठकर खाना खाने लगती है। उसने 3 ड्रम स्टिक्स अपने पास भर ली थी, लेकिन जैसे ही खाने लगती है किस्मत खराब, देखती है वहाँ हवाई सॉन्ग पहुंचा हुआ है और वो भी अपनी सिस्टर शी के बाजू में बैठा था।
अब वो अपना फेस कवर कर लेती है अपने बालों से और तुरंत ही ड्रम स्टिक्स अपनी मॉम की प्लेट में डाल देती है। शी भैया से कहती है क्यों ना रात को इकट्ठे डिनर करें, आप फ्री लग रहे हैं। लेकिन वो कहता है मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं। तो मुझे देखने यहाँ क्यों आए हैं? वॉय सॉन्ग बोलता है किसने कहा मैं तुम्हें देखने आया हूँ। और बस वो चोरी छुपे रोआन यू को ही देखे जा रहा था। जब फाइनली वो वहां से उठकर चला जाता है तो रोआन यू को सुकून आता है। अब वो बैठकर कुछ लिखना चाहती थी कि यहीं पर उसकी मुलाकात जाओ से होती है। जाओ बहुत ही कूल बॉय था। उसे जैसे ही पता चलता है कि ये लेडी एक राइटर है और वो भी रोमांटिक नॉवल की राइटर, तो वो उससे कुछ मशवरे लेने लगता है। लेकिन वो कहती है मशवरा मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड सिर्फ। वो सोचता है ओ माय गॉड एडल्ट्स कितने बोरिंग होते हैं। वहां से चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही जाता है वो उसकी पॉकेट में एक पेपर छोड़ के जाती है जिस पर लिखा हुआ था कि उस लड़की को अपने दिल की बात कह देना जब तुम ग्रेजुएट करोगे। अब वैसे तो रोआन यू ने लियो के साथ ही वापस जाना था, लेकिन लियो हॉय सॉन्ग के प्लान के मुताबिक चलता है। उसे कॉल करके कहता है कि 2 क्लाइंट्स हैं जिन्हें मुझे लिफ्ट देना पड़ेगी, गाड़ी में एक ही सीट खाली होगी, आंटी को ट्रेन पर ना लेकर जाना, उन्हें मेरे साथ भेज दो, तुम अपने लिए बेशक ट्रेन बुक करा लेना। तो अब रोआन यू भी ऐसा ही करती हैं। उसके बाद अपने फेवरेट बुक स्टोर पर जाती हैं। रोआन यू को बुक स्टोर वाले अंकल कहते हैं कि थोड़ी देर पहले वो लड़का भी आया था जो तुम्हारे वाली कॉमिक पढ़ा करता था। लेकिन रोआन यू को ऐसी कोई भी यादें नहीं थी। और बस यही वो पॉइंट था जहां पर हमें पता चलता है कि शायद रोआन यू से भी पहले हॉय सॉन्ग था जिसे उससे प्यार हो चुका था। अब रोआन यू जैसे ही वहां से कहीं वापस जा रही थी तो उसके आगे आगे एक हाई स्कूल लड़की थी और वो थी एक सुनसान सी गली। यहाँ पर उसे जैसे ही खतरा फील होता है तो वहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।